इनकी शादी के कार्ड्स तक छप गए थे। अब जब सब फाइनल हो चुका था तो संगीता ठीक 1 महीने पहले सलमान से दूर हो जाती है। उनका उस वक्त का ये कहना था कि सलमान उनको डिजर्व नहीं करते, लाइफ पार्टनर तो छोड़ो बॉयफ्रेंड भी वो बनना डिजर्व नहीं करते। और इसका कारण बनी सोमी अली, जिसके साथ मिलकर सलमान ने संगीता बिजलानी को चीट किया। अब ये वो दौर था जब सलमान अपनी जिंदगी में सक्सेस हो चुके थे, फेमस थे, इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में उनकी गिनती होने लगी थी। ऐसे में मीडिया का उनकी जिंदगी में दखल देना लाजमी था। इसी बात का सलमान को गुस्सा आता, क्योंकि सलमान जानते थे कि उनकी जिंदगी का ये पैटर्न है। अब जो शाहीन और संगीता के साथ हुआ वो सोमी अली के साथ भी हुआ। 1999 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब इस फिल्म के बाद भी और फिल्में सलमान ने ऐश्वर्या को देने में मदद की। बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह सलमान की फैमिली ने ऐश्वर्या को भी बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। वो फैमिली फंक्शंस में एक साथ में नजर आते। फिर 2 साल बाद तभी अचानक ये खबरें आने लगी कि सलमान खान ने ऐश्वर्या को मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया। जब 2002 के अवार्ड फंक्शन के दौरान ऐश्वर्या को अपने हैंड पर कुछ इंजरी हुई थी और वैसे ही वो स्टेज पर आती है और लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि शायद सलमान ने ऐश्वर्या को मारा है। तब ऐश्वर्या ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। और ऑब्वियसली सलमान ने आज तक कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। Now if I hate somebody, I don't think she'll survive it. So no, it's not true. उसके कुछ समय बाद ये खबरें आने लगी कि सलमान खान ने रात को ऐश्वर्या के घर पर जाकर उनके 17वें फ्लोर पर उनके घर का दरवाजा जोर जोर से टकराया, लेकिन उन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला। रात के 3 बजे सलमान खान ने ऐश्वर्या को ऊपर से नीचे कूद जाने की धमकी दी। दरवाजा पीट पीट कर जब उनके हाथ से खून निकलने लगा तब सलमान को ऐश्वर्या ने अंदर आने दिया। उसका रीजन ये बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या के लिए जो फीलिंग्स रखते थे इसमें ऐश्वर्या की तरफ से डिफरेंसेस थे। देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है। ऐश्वर्या उनके करियर के पीक पर थी। सलमान चाहते थे कि वो उनसे शादी कर ले, सेटल होने को कहते थे, लेकिन ऐश्वर्या इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। और जब ऐश्वर्या ने सलमान को शादी के लिए मना कर दिया तो सलमान का ऐश्वर्या के लिए वो बढ़ता परसेप्शन वहीं पर नहीं रुका, वो और बढ़ते चला गया। शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते के सेट पर सलमान ड्रिंक कर पहुंच गए। वहाँ ऐश्वर्या पर चिल्लाने लगे, चीखने लगे, साथ चलने को कहने लगे। जब शाहरुख ने बीच में आकर कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने उनका कॉलर तक पकड़ लिया। सलमान ऐश्वर्या पर अदर को एक्ट्रेस के साथ चीट करने के एलिगेशंस लगाते। अब इन सब चीजों से तंग आकर फाइनली ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। 2002 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही इस चीज को एडमिट किया कि सलमान उनके साथ फिजिकली वायलेंट थे। उन्होंने उनको अब्यूज किया, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उनकी तबाह करने की कोशिश की। इस खबर के बाहर आने के बाद सलमान खान की जो इमेज थी कच्ची पक्की बैड बॉय वाली, वो पक्की हो गई, परमानेंट। अब ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन ये कहानी 2008 तक बरकरार थी जब सलमान और शाहरुख की लड़ाई होती है। उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। सलमान खान इस पार्टी में अपनी नई गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ आए थे। इन दोनों की रिलेशनशिप की खबरें हर रोज छपा करती थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस रिलेशनशिप को इन दोनों में से आज तक किसी ने भी कंफर्म नहीं किया। 2008 की वो पार्टी जो अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक उस पार्टी से सभी सेलिब्रिटी बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि उसमें सलमान और शाहरुख की लड़ाई हो गई थी। कहा जाता है कि इन दोनों की ये लड़ाई की वजह बनी थी इन दोनों के टीवी शोज, जिसमें शाहरुख ने सलमान के टॉक्सिक रिलेशनशिप का मजाक बनाया। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो वजह ये नहीं थी। सलमान का ऐश्वर्या के साथ वो टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप सलमान की इमेज सबसे ज्यादा डैमेज कर गया था। जहाँ लोगों को बॉलीवुड के कंप्लीट बैड बॉय सलमान लग रहे थे, तो अब शाहरुख इंडस्ट्री के टॉप पर थे। उनको बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जा रहा था। ऐसे में देखा जाए तो सलमान और शाहरुख का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था। ऐश्वर्या का सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद तो ऐश्वर्या ने सलमान के साथ काम करने को मना कर दिया था। मतलब ऐश्वर्या ने ये दिखा दिया था कि वो कहीं ना कहीं खुश है सलमान उनकी जिंदगी से जाने के बाद, और अब वो फिल्में शाहरुख के साथ कर रही है क्योंकि शाहरुख और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को पसंद आने लगी थी। देवदास फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया था और तभी शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को नए सीरीज से लॉन्च कर दिया था। उन्होंने ऐश्वर्या के साथ वाली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के ऊपर ही इन्वेस्ट करना सही समझा। यही बातें सलमान को खटकने लगी थी, जबकि सलमान शाहरुख को हमेशा अपने भाई की तरह देखते थे। अब वो उनके एक्स के साथ काम कर रहे थे। उनका ये टॉक्सिक ऑब्सेशन, फेम और पावर का गलत इस्तेमाल तब जाके और अच्छे से सामने आ गया। विवेक ओबेरॉय ने रात को एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उन दिनों कहीं ना कहीं विवेक का ये कहना था कि विवेक और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में है, जबकि ऐश्वर्या ने ये बात कभी कंफर्म की ही नहीं। और इसी ऑब्सेशन के चलते सलमान ने विवेक को धमकाया, गाली गलौज करके मेंटली हरास कर दिया। देर रात आधी रात विवेक को बहुत सारे कॉल की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। अब विवेक ओबेरॉय के पर्सपेक्टिव से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने आप को डिफेंस करने के लिए बुलाया था। उन्हें लगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मुझे सिंपथाइज किया जाएगा, लेकिन विवेक यहाँ ये भूल गए कि सिंपैथी के पहले लोग उन्हें जज करेंगे, और वैसे ही हुआ। उन्हें बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया गया। उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। अब सलमान का नाम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा था, वो सीनियर एक्टर थे। ऐसे में ज्यादातर इंडस्ट्री के लोगों ने सलमान की साइड ली। करीना कपूर, सुनील शेट्टी, संजय लीला भंसाली, इन्होंने ये कहा कि अभी हम इसके साथ काम
काम नहीं करेंगे। कभी सेट पे ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं ये फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले। इवन अभिषेक बच्चन ने भी सलमान की साइड लेते हुए कहा था कि इंडस्ट्री के दो लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है वो तो सामने सामने मिलकर उस चीज को सॉल्व करते हैं, ना कि पब्लिकली उस चीज का मजाक बनाते हैं। और फिर कहा गया कि सलमान ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके विवेक ओबेरॉय को बॉलीवुड से बायकॉट करा दिया। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद लगता है कि सलमान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना लाजमी है, फिर चाहे ये गलत हो या इसके नतीजे गलत हो। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब विवेक ओबेरॉय ने सलमान की पब्लिकली माफी मांगी, हाथ जोड़े, कान पकड़े, लेकिन सलमान ने उन्हें भाव तक नहीं दिया। ये बुरा इसलिए क्योंकि शायद उन्हें इस चीज की आदत लग गई। 2014 में फिर से अवार्ड फंक्शन में उन्होंने अरिजीत सिंह को टारगेट कर दिया। उस अवार्ड फंक्शन को सलमान होस्ट कर रहे थे और अरिजीत बहुत ही कैजुअल कपड़ों में अवार्ड लेने के लिए उस स्टेज पर पहुंचते हैं। अब ये चीज सलमान को बुरी लगी और वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में अरिजीत के गाने सलमान के लिए कम हो गए। उन्हें ये पता चल गया कि अरे वो बात उस दिन की सलमान को बुरी लग गई। सलमान का वो गाना जग घूमिया अरिजीत से लेकर राहत फतेह को दे दिया गया, जो कि सलमान का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। उसके बाद अरिजीत ने काफी बार सलमान की पब्लिकली माफी मांगी, पर्सनली माफी मांगी, लेकिन अगेन वही सलमान ने उनको भी भाव नहीं दिया। अब देखा जाए तो इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद सलमान से लोग डरते हैं। उनके अंदर ऐसा डर बैठ गया कि अगर गलती से सलमान की ईगो हट हो गई तो उनका करियर रिस्क में आ सकता है, उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब उनके पावर का गलत इस्तेमाल तो लोगों को नजर आ गया था, लेकिन उनकी इमेज तब और ज्यादा खराब हो गई जब उनके ऊपर चल रहे 2 मुकदमों ने और जोर पकड़ा। हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान 1998 में उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने 2 ब्लैक बग्स को हंट किया, जबकि ब्लैक बग डेंजर स्पीसीज में आते हैं और बिश्नोई कम्युनिटी में पवित्र माने जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगे, उन्हें कन्विक्ट किया गया, उन्हें जेल हो गई, फिर बेल हो गई। लेकिन 25 साल से ज्यादा पुराना यह मुकदमा सलमान का आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर 2002 का हिट एंड रन वाला केस। रात को उनकी गाड़ी अमेरिकन बेकरी के पास फुटपाथ पर टकराई और वहां फुटपाथ पर सोते लोग उस गाड़ी के नीचे कुचले गए। उसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट मौत भी हो गई। और ये केसेस तब जाके और भी ज्यादा नोटिस में आ गए कि इनमें बहुत ज्यादा झूठ बोला गया, बहुत सारे आई विटनेसेस को मिटा दिया गया। जैसे कि ब्लैक बग के केस में जो आई विटनेस लेडी थी उनको कोर्ट में इनके वकीलों ने उल्टे सीधे सवाल किए, और हम साथ साथ है कि हीरोइंस को कोर्ट में उस लेडी के सामने साधारण कपड़ों में खड़ा किया गया। वो ऐसे गेटअप में आई कि उस लेडी ने उन हीरोइंस को नहीं पहचाना, और जो एक लौती गवाह थी वो वहां झूठी साबित हो गई, जो कि उसने कहा था कि उसने अपनी आंखों से शिकार होते हुए देखा था। फिर वकीलों ने कहा कि उस ब्लैक बग की चमड़े की जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, जो कि उसके खाल की जांच नहीं हुई थी और दूसरे को कुत्तों ने खा लिया। मतलब ये कहा गया कि पैसा पावर का इस्तेमाल करके सलमान को जेल से जितना दूर हो सके उतना रखा गया। अब इस तरीके की कंट्रोवर्सीज, उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इसकी वजह से उन्होंने 90s में जो प्रेम वाला लव लोगों से हासिल किया था वो सब खो दिया, और जो लवर बॉय वाली इमेज के लिए उनको वो प्यार मिल रहा था वो इमेज उनकी बैड बॉय वाली इमेज बन गई थी, जो कि सलमान के लिए उस वक्त सही थी। बैड बॉय वाली इमेज लवर बॉय वाली इमेज से लार्ज थी। क्यों? क्योंकि उनके कंपटीटर एक्टर जैसे शाहरुख खान किंग खान की इमेज के लिए जाने जाने लगे थे। आमिर खान एक टाइम पे एक ही फिल्म करके परफेक्टनिस्ट के नाम से जाने जाने लगे थे। इन दोनों को जैसे ही ये बेटर पोजीशन हासिल होती है तब तक पीछे से वर्सटाइल मूवीज करके अक्षय कुमार आगे आ गए। इन्होंने एज अ एक्टर, एज अ ब्रांड अपने आप को पूरी तरह से ग्रो कर लिया था। अब सलमान तो खुद भी ये सब कर रहे थे, फिल्में वो कर रहे थे जो चल रही थी, प्लस इनके पास अब वो बैड बॉय वाली लार्ज इमेज भी थी। हाँ, कुछ मूवीज उनकी फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान कभी इररिलेवेंट नहीं हुए। और फिर 2008 के बाद तो उनकी कोई भी फिल्म जो रिलीज होती थी वो 100 करोड़ आराम से क्रॉस करने लगी, और फिर कुछ ही वक्त में जो फैंस की संख्या उनकी कम हुई थी उससे दुगनी चौगनी उन्होंने कर ली। मतलब खराब हुई इज्जत उनको वापस मिलने लगी। इवेंचुअली उन्होंने सक्सेसफुली अपनी बैड बॉय इमेज का इस्तेमाल किया, उसको भाई की इमेज में ट्रांसफॉर्म किया, उसी को अपनी ताकत बनाई। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, क्रिमिनल केसेस, रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक थे, इसके बावजूद भी सलमान ने ये किया कैसे? तो तभी उनकी एक फिल्म आती है तेरे नाम 2003 में। लोगों ने सलमान को इस फिल्म के अंदर ऐसे रूप में देखा जिस रूप में कभी पहले नहीं देखा था। एक अलग ही कैरेक्टर विद मेंटल डिसऑर्डर, टॉक्सिक लव, जो लोगों को समहाउ बहुत ज्यादा पसंद आया, और साथ ही साथ सलमान की वर्सेटिलिटी भी प्रूव हो गई एज एक्टर। इस फिल्म के बाद और एक चीज सलमान के लिए प्रूव हो गई थी कि लोगों का प्यार सलमान के लिए किस कदर है। उनका हेयर स्टाइल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इससे ये साबित हो गया था कि सलमान की पर्सनल जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं। और बचे हुए बाकी लोग सलमान की पर्सनल जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर चर्चे तो कर ही रहे थे, और एग्जैक्टली यही तो सलमान चाहते थे। यही तो उनकी वो कलरफुल इमेज थी जिसे वो रंगा रहे थे। फिर आगे चल के उनको रोमांटिक कॉमेडी मूवीज में देखा जाने लगा। 1988 के मैंने प्यार किया से प्रेम द लवर बॉय की शुरुआत उन्होंने की थी।
वही लवर बॉय 2008 की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में नजर आया नए अंदाज में। उसके बाद नो एंट्री, पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो। अब इन फिल्मों को करने के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ में जो इमेज थी उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। उसके अगले साल आई वांटेड। इस फिल्म में सलमान की बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से दिखाया गया जो एंटी हीरो के साथ वन मैन आर्मी वाला कैरेक्टर था। जो इमेज वो बनाना चाहते थे लार्जर देन लाइफ, वो इस फिल्म के बाद कंप्लीट हो गई। वांटेड सुपर टुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद ही सलमान अपनी जिंदगी में फिल्में करने लगे बहुत ही सिलेक्शंस के साथ। फिर अब तक की सबसे टॉप मूवीज में से एक 2010 की दबंग आई, जो सलमान खान की उस इमेज को इस फिल्म ने पूरी तरह से बॉर्डर किया। उसमें हेल्प की उनके उस पुलिस वाले कैरेक्टर ने, जो करप्ट होने के बावजूद चुलबुला होने की वजह से लोगों ने बहुत पसंद किया। वो गलत काम तो करता है लेकिन उससे ज्यादा लोगों की भलाई कर देता है। वो स्ट्रॉन्ग है, मेंटली लार्जर देन लाइफ है, उसी तरह का कैरेक्टर है जो कोई भी इंसान अपने रोल मॉडल के रूप में देखना पसंद करता है। और इन दो फिल्मों के बाद ही सलमान खान की पिक्चर देखने जाना है ये कहा जाने लगा। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था उस फिल्म का नाम क्या है, उसकी कहानी क्या है, बस पिक्चर सलमान की होनी चाहिए। फिर वो कैसे भी हो, सलमान की पिक्चर की महंगी से महंगी टिकट खरीदेंगे, लोग उसको थिएटर में देखेंगे। और वो फिल्में थी रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो। ये सारी फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल थी। जबकि ये फिल्में आपके लिए क्रिटिकली बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती कंपेयर टू अदर स्टार्स, तो प्रूव ये होता है कि सलमान ही इन फिल्मों के सक्सेस के पीछे का कारण है। और अब सलमान अपनी ब्रांडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गए थे। उन सभी ब्रांड्स में उन्होंने कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया सिवाय लार्जर देन लाइफ का। और वो कम पैसों में ब्रांडिंग करने के लिए मान तो जाते, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लार्जर देन लाइफ ही दिखाना। मतलब सलमान का स्टारडम अब सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा था। ऐसी कहानियां बाहर आने लगी जो सलमान ने बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया है। उनमें कोई भी होते थे, आम रिक्शा वाले भी होते थे। एक रिक्शा वाले के बेटे के ऑपरेशन के लिए सलमान ने पैसे दिए थे। उसकी रिक्शा के पीछे वो सलमान का कटआउट लगाया करता था। और तब जब सलमान खान अपने क्रिमिनल केसेस में घिरे हुए थे, उसी वक्त उन्होंने अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। और इस बीइंग ह्यूमन के थ्रू ही उन्होंने फिलांथ्रोफी का काम शुरू कर दिया, ना सिर्फ लार्ज स्केल पर लेकिन बहुत ही शिद्दत के साथ भी। उस वक्त उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर दी कि इस ब्रांड का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करना इतना बड़ी है। और कुछ ही वक्त में ये ब्रांड सलमान जितना ही बड़ा ब्रांड बन गया। और बाकियों के मुकाबले इस ब्रांड को उन्होंने सक्सेसफुली आज तक रन करके दिखाया। बावजूद इसके कि सेलिब्रिटी ब्रांड रन होना मुश्किल होता है। फिर ये भी कि उनके अपने प्रोडक्शन हाउस के प्रॉफिट का एक हिस्सा वो चैरिटी में दान कर देते हैं। मतलब सलमान की फिल्मों में जिस तरीके से उनका कैरेक्टर गलत काम तो करता है लेकिन लोगों की भलाई करने के लिए, वही कैरेक्टर सलमान ने अपनी रियल लाइफ में अपने एक्शन के थ्रू पैरेलल प्रूव कर दिया। अब वो लोग जो उनकी रियल लाइफ में किए गए गलत काम, उनकी शॉर्ट टेम्पर्ड ईगो के लिए उनके ऊपर उंगली करते थे, उन लोगों के ठीक सामने सलमान के वो फैंस उनकी चैरिटी और फिलांथ्रोफी को लेकर उनसे प्यार करते थे, वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब आम जनता के बीच में उन्होंने अपनी इमेज सुधार ली। और इसी चीज के चलते बॉलीवुड में उनके अपने रिश्ते मजबूत हो गए, क्योंकि उन लोगों के लिए अब सलमान पब्लिकली बड़ा ब्रांड थे। ऐसे में सलमान बॉलीवुड में कब गॉडफादर बन गए पता ही नहीं चला। फिर सलमान ने कुछ का करियर डुबाया था तो उसके बदले कईयों का करियर बना भी दिया। उनको पहला मौका दिया, लॉन्च किया, उनको प्रमोट किया। जिनका करियर खत्म डेड हो गया था उनको रिवाइव भी किया। बॉबी देओल जो अपनी सेकंड इनिंग का पूरा क्रेडिट सलमान को देते हैं। सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था। और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने। कपिल शर्मा अपनी शोज के डाउन चलते उन्हें स्पॉन्सर्स मिलना मुश्किल हो गया था, तब सलमान की कंपनी ने उनका प्रोडक्शन संभाला। इन सब के चलते सलमान खान के बारे में कोई भी कुछ भी बॉलीवुड में गलत बोलने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि सलमान जब हेल्प करते हैं तो दिल से करते हैं। तो वही अगर उनकी ईगो को हर्ट हो गया तो उनका करियर बर्बाद करने से पहले सलमान 2 बार नहीं सोचते। आज भी वो कोई फिल्म करते हैं तो 400 करोड़ से ज्यादा कमा के देते हैं। मतलब सलमान ने 1989 के बाद जब प्रेम वाले कैरेक्टर से बॉलीवुड में एंट्री ली थी और कब वो लवर बॉय करप्ट होते गया, अब तक सलमान ने जो इमेज ट्रांसफॉर्म किया है वो बॉलीवुड में किसी भी स्टार ने आज तक नहीं किया है, शुरू से लेके अब तक की इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में। और इसका बिगेस्ट हाइप अब देखने को मिल रहा है 2024 में। अपने परिवार वालों को कांदा दोगे? जब 1989 में वो ब्लैक बक का केस हुआ था, 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी, खुद पुलिस वैन में बैठकर कोर्ट में। उसके बाद वक्त वक्त पर वो चीज को उसने बोलने नहीं दिया, सलमान को जान से मारने की धमकियां देते रहा। और अब बांद्रा जैसे हाईली रिस्पेक्टेड एरिया में सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। और जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस चीज को कंफर्म करता है, जिम्मेदारी लेता है, सलमान का नाम एकदम से सुर्खियों में आ जाता है।
सलमान की सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी जाती है। तो क्या ये सलमान की उस लार्जर देन लाइफ इमेज का ही साइड है, रिजल्ट है, या पिक्चर अभी बाकी है, ये क्लाइमेक्स चल रहा है? मुझे आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना। जो सलमान के बारे में आप अच्छा बुरा जो भी कुछ आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है, जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। नमस्ते।